नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुविधा चैनल में। और आज हम बात करेंगे बहुत ही मुख्य खबर की, जो कि है नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित, क्योंकि इसे हमारे जो केंद्रीय कैबिनेट है उसने इसके ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। अब क्योंकि अब बदलता वक्त है, उसके साथ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, साथ ही हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ाने के लिए, और इसके साथ ही भारत को ज्ञान का सुपर पावर बनाने के लिए कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत थी, कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत थी। और उसी रूप में हमारे सामने अब लाया गया है मोदी सरकार के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, मुख्य मुख्य बातें क्या हैं इससे संबंधित। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। अब ये जो परिवर्तन है वो कितने सालों बाद हो रहा है? 34 सालों से शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, 34 साल बाद ये परिवर्तन हो रहा है। और इसकी जो जानकारी है वो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल की कैबिनेट ने शिक्षा नीति को मंजूरी मिल जाने के बाद कुछ खास खास बातें बताई, वो हम आपको बताना चाहेंगे। तो नई शिक्षा नीति के मुख्य ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, क्या उद्देश्य हैं? तो पहला उद्देश्य तो ये है कि नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में कई मुद्दों का समाधान करेगी। दूसरी मुख्य बात यह है कि नई नीति जो अपनाई जाएगी उससे युवाओं के लिए उच्च शिक्षा लेना अब आसान हो जाएगा। अब और आसानी की जा रही है विद्यार्थियों को, विद्यार्थी जो है अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, कोर्स को थोड़ा कम किया जाएगा, तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तीसरी मुख्य बात यह है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर वापस क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। और ई पाठ्यक्रम जो है वह क्षेत्रीय भाषाओं में भी विकसित किए जाएंगे। अभी तक ऐसा था कि ई पाठ्यक्रम में जो था वो मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में ही था, लेकिन अब इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी विकसित किया जाएगा। वर्चुअल लैब्स विकसित की जाएंगी और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF को बनाया जा रहा है। अब नई शिक्षा नीति में छात्रों के लिए बहुत अलग अलग शैक्षणिक स्तरों पर पाठ्यक्रमों में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम भी होगा। अब यहाँ पर देखो, जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है कि अगर बच्चे ने सिर्फ एक ही साल इंजीनियरिंग की और उसके बाद उसने इंजीनियरिंग छोड़ दी तो उसका एक साल बर्बाद नहीं होगा। अगर उसने एक साल पूरा किया है तो पहले साल के बाद उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि उसने एक साल तक इंजीनियरिंग की है। अगर उसने 2 साल उसमें लगाए हैं और उसके बाद वो इंजीनियरिंग नहीं करता तो उसको डिप्लोमा माना जाएगा। उसके बाद उसके साल अगर उसने किया है आगे के 4 साल तो उसे डिग्री पूरी दी जाएगी। तो नई शिक्षा नीति के मुताबिक यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में सिर्फ 2 ही वर्ष करके उसे छोड़ देगा तो उसे डिप्लोमा माना जाएगा, और 1 वर्ष में अगर वो पूरा करेगा तो उसे क्या माना जाएगा? भाई उसने सर्टिफिकेट कोर्स किया है, इसकी जो डिग्री है उसे प्रदान की जाएंगी। स्कूल की अगर हम बात करें तो नई शिक्षा नीति ने जो 10+2 का जो फॉर्मेट है ना उसे भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अब 10+2 की जगह 5+3+3+4 का फॉर्मेट होगा। इसका मतलब ये है कि शुरुआत के जो 5 साल होंगे उसमें बच्चे जो है एक तो प्री प्राइमरी स्कूल के तो 3 साल निकालेंगे और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज में शामिल होंगे। तो ये जो शुरुआत का जो 5 साल होंगे बच्चे के, वो प्री प्राइमरी के 3 साल, कक्षा 1 और कक्षा 2, तो इस प्रकार से मिलाकर 5 साल होंगे। अब अगले जो 3 साल हैं, जो सेकंड वाला 3 साल है, वो तीसरी, चौथी और पांचवी की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। और मुख्य बात ये भी बताई गई है कि 5वीं तक पढ़ाई के लिए मातृभाषा या स्थानीय भाषा माध्यम का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो अब जो 5वीं तक की पढ़ाई है वो मातृभाषा या स्थानीय भाषा के माध्यम, जो भाषा का माध्यम है उसी के माध्यम से कराई जाएगी। तीसरा है, फिर तीसरा चरण जो है वो वापस 3 साल का होगा। 5 जो है पहला दूसरी कक्षा तक हो गया, तीसरी से पांचवी हो जाएगा। उसके बाद का जो 3 साल है वो मध्य चरण कहलाएगा, जिसमें कक्षा 6, 7 और 8 बच्चे से कराई जाएगी। और अंतिम जो है वो 4, इसका मतलब 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, उसे कहा गया है माध्यमिक अवस्था। और यहाँ पर 4 वर्ष 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, और इसके अलावा बच्चे जो हैं स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान स्ट्रीम का कोई भी कठोर पालन करने की उनको ज़रूरत नहीं है। छात्र जो चाहते हैं वो पाठ्यक्रम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। बहुत ही बड़ा चेंज यहाँ पर किया गया है स्कूल्स में भी। एमफिल की अगर हम बात करते हैं तो नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को खत्म कर दिया जा रहा है। और लॉ की, जो कानून की जो पढ़ाई होती है, या फिर मेडिकल के जो कॉलेजेस हैं, उनको छोड़कर सभी
कॉलेज, सभी जितने भी उच्च शिक्षण क्षेत्र हैं, संस्थान हैं, वहां पर कुछ फिक्स नियमों के द्वारा ही उन्हें चलाया जाएगा। निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थान यानी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनके लिए साझा नियम होंगे। उनके लिए ऐसा नहीं कि प्राइवेट के लिए अलग तरह का कोर्स होगा या अलग तरह की एंट्री होगी बच्चों के लिए। अब साझा नियम होंगे। विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए सभी को अब कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। बहुत चेंज हुआ है ये। अब सभी को उच्च शिक्षण संस्थानों में एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ही देना पड़ेगा। तो केंद्रीय शिक्षा सचिव ने यह भी कहा है कि अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर ही अब भारत में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को लाया जाएगा। इसमें क्या हो सकता है कि बच्चा जो है वो विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान में भी शामिल हो सकता है। अभी तक क्या था कि अगर बच्चे ने साइंस स्ट्रीम लिया है तो वो पूरा सामाजिक विज्ञान से उसका नाता छूट जाता था, या फिर आर्ट्स का सब्जेक्ट लिया है तो साइंस उसका नॉलेज उसे नहीं हो पाता था। लेकिन अब विज्ञान के साथ बच्चा सामाजिक विज्ञान ले सकता है, और ये शिक्षा के साथ रिसर्च में हमें आगे जाने में भी बहुत मदद करेगा। इसी के साथ शिक्षकों को मजबूत और पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से भर्ती किया जाएगा। ऐसे किसी शिक्षक को नहीं लिया जाएगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी प्रोसेस में। इसी के अलावा पदोन्नति योग्यता आधारित होगी और मूल्यांकन बहुस्रोत आवधिक प्रदर्शन पर आधारित होगा। तो ये कुछ बातें जो हैं वो होंगी। तो यहाँ पर नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ 10 महत्वपूर्ण बातें मैं बताने वाली हूँ शॉर्ट में। तो पहली बात है कि बोर्ड परीक्षाएं मॉड्यूलर रूप में हो सकती हैं। कोई आपको रट्टा मारकर याद करने का कोई सिद्धांत नहीं है। अब ज्ञान और योग्यता के आधार पर आपको अपने एग्जाम्स देने हैं। दूसरी मुख्य बात यह है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में पहले साल के बाद, अगर आपने पहले साल में इंजीनियरिंग छोड़ दी है तो सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा, और तीसरे और चौथे साल के बाद आपको डिग्री दी जाएगी। तीसरी मुख्य बात यह है कि सिर्फ कानून और मेडिकल कॉलेज को छोड़कर सभी उच्च संस्थानों में एकल नियामक यानी सिंगल रेगुलेटर के द्वारा परीक्षाएं होंगी। उसके बाद केंद्र सरकार की जो नई शिक्षा नीति है, इसके तहत निजी और सार्वजनिक जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनके लिए सभी जगह सामान्य मानदंड और सेम मानदंड को अपनाया जाएगा। और पांचवी बात यह है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली एक आम परीक्षा होगी, और ये परीक्षा कौन कराएगा? एनटीए कराएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये एग्जाम कराया जाएगा। इसी के अलावा जो स्कूल का जो पाठ्यक्रम है उसमें थोड़ा सा जो सिलेबस है उसे कम किया जाएगा, और नई राष्ट्रीय नीति के तहत कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण को शामिल किया जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है स्कूल की दृष्टि से, बच्चे जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। नई नीति 2035 तक हाई स्कूल के 50% छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंचकर विस्तार करना चाहती है, और इससे पहले सार्वभौमिक वयस्क साक्षरता प्राप्त करना इसका मेन उद्देश्य है। आठवीं मुख्य बात यह है कि मंत्रिमंडल ने तय किया है कि जो जीडीपी है उसका लगभग 6% तक शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाया जाएगा, जो कि अभी 4.43% के करीब है। सरकार 2030 तक प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल यानी माध्यमिक स्तर तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट के अनुपात को लक्षित कर रही है। और एक और मुख्य बात कि 5वीं कक्षा तक मातृभाषा शिक्षा का एक माध्यम ही बनाया जाएगा। तो अभी हमने बात की शिक्षा संबंधी क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, किस प्रकार स्कूल चलेंगे, ग्रेजुएशन किस प्रकार से होगा, क्या पढ़ाया जाएगा, बोर्ड की परीक्षा का क्या पैटर्न होगा। तो ये जो है बदलते वक्त के साथ क्या क्या शिक्षा प्रणाली में चेंजेस किए हैं वो हमने आज बात की। बहुत बहुत धन्यवाद।